सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं विमल प्रकाश गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन, वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद, हरियाणा। आज आपसे मैं जो आपका टॉपिक है ग्रोथ ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास टॉपिक पर चर्चा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एक विस्तृत जानकारी शारीरिक शिक्षा का विकास भारत में कैसे कैसे हुआ वो दे सकूं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके ज्ञानवर्धन के लिए भविष्य में आपको काम आ सके। तो छात्रों, चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक शब्द है इसमें ग्रोथ पर चर्चा करते हैं। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि मानवीय जो ह्यूमन बीइंग का जो ग्रोथ है वो कैसे कैसे हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मैंने बात की थी। तो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। ग्रोथ का मतलब वही है विकास, कि शारीरिक शिक्षा का भारतवर्ष में कैसे कैसे विकास हुआ। छात्रों, अगर हम मानव के इतिहास की बात करते हैं, मानव के पूर्व काल की बात करते हैं, तो हम पाते हैं जब से मानव का उदय हुआ है, जब से हम मानव बने हैं, शारीरिक शिक्षा हमारा अभिन्न अंग रही है। जो भी हमारा अमूल चूल शिक्षा प्रणाली है उसका अभिन्न अंग है शारीरिक शिक्षा। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि जो राजाओं के बच्चे होते थे, राजघरानों के जो बच्चे होते थे, वो शिक्षा दीक्षा हेतु गुरुकुल में जाया करते थे। तो वहाँ गुरुकुल में उनको धनुर्विद्या, भाला विद्या, गदा विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या उनको सिखाई जाती थी। मतलब ये कि वो विद्या, वो शिक्षा जिसमें हमारे शरीर का डायरेक्ट रोल हो, वो शिक्षा उनको दी जाती थी। मेरा अपना ज्ञान कहता है कि उस टाइम ये लिखने पढ़ने का प्रचलन कम था या नहीं था, सिर्फ प्रचलन था योद्धा बनाने का, शारीरिक विकास का प्रचलन था। तो काल कोई भी हो, चाहे बौद्ध काल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे रीति काल हो, हम लोग देखते हैं कि जितने राजघरानों के जो बच्चे होते थे, राजाओं के जो बच्चे होते थे, खासकर पुरुष मेल, उनको गुरुकुल में भेजा जाता था शिक्षा दीक्षा के लिए। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि शारीरिक शिक्षा का भारत में एक प्राचीन इतिहास मिलता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता के जो हमारे पास चित्र या जो इतिहास या पुरातत्व विभाग को जो वहाँ की चीज़ें मिली हैं, उसमें भी हम पाते हैं कि शारीरिक शिक्षा मानव विकास का अहम अंग है, जो उसके साथ मानव जन्म से जुड़ा हुआ है। वैसे भी हम अगर शारीरिक शिक्षा को नॉर्मल शब्दों में डिफाइन करते हैं तो हम पाते हैं कि वो शिक्षा जो शरीर के क्रियाकलापों, शरीर की एक्टिविटी के द्वारा मानव को दी जाए, शारीरिक शिक्षा कहलाती है। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मॉडर्न इंडिया की, कि मॉडर्न इंडिया में शारीरिक शिक्षा का विकास, उसका ग्रोथ कैसे हुआ, क्या इतिहास हमारे देश में शारीरिक शिक्षा का है, वो आपको बताने का प्रयास मैं करूँगा। हम बात करते हैं 1900 के बाद की। पूर्व काल में इतिहास में हमें मिल जाता है शारीरिक शिक्षा का क्या था। गुरुकुल जो होते थे वहाँ पर राजाओं, सिर्फ मैं बार बार आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो राजघराने के जो बच्चे होते थे अमूमन उन्हीं को ये शिक्षा दीक्षा गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। आम आदमी के लिए शिक्षा का प्रचलन ना के बराबर था। भारत देश में बहुत सारी बाहरी ताकतों का राज रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने लिखी है, चाहे हम वोल्गा से गंगा जो आदरणीय राहुल सांस्कृत्यायन साहब ने लिखी है,
उसमें पाते हैं कि जो आर्य जो जाति है या प्रजाति है वो भी बाहर से आई हुए लोग हैं। उसके बाद हम इतिहास अगर पाते हैं तो हम पाते हैं हमारे देश में मुग़लों का आगमन हुआ। सबसे पहले मीर कासिम नाम के मुग़ल का इतिहास मिलता है जो यहाँ पर भारत में आए। उसके बाद हम पाते हैं डच लोग, पुर्तगाली लोग, उसके बाद अंग्रेज़ लोग इस देश में आते हैं और अपना आधिपत्य जमा कर यहाँ पर रहते हैं। अब अंग्रेजी काल की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूर्व काल की बात ना करके हम 1900 के बाद की बात कर लेते हैं कि भारत देश में 1900 के बाद शारीरिक शिक्षा का ग्रोथ, शारीरिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से संस्थान यहाँ बनाए गए, उन संस्थानों में क्या क्या शिक्षा शारीरिक शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिए गए, बनाए गए। तो हम पाते हैं महाराष्ट्र में एक जगह है अमरावती, नागपुर के पास है। वहाँ पर हम पाते हैं दो भाई थे, वैद्य ब्रदर, वैद्य बंधु, जिन्होंने शारीरिक शिक्षा की जड़ें जमाने के लिए, शारीरिक शिक्षा का भारत में एक बेस देने के लिए बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया। उन्होंने सन 1914 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की। भले ही आप लिख सकते हैं, सन 1914 में वैद्य बंधुओं ने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की, जहाँ पर उन्होंने मल्ल युद्ध, आप देखते हैं खो खो, कुश्ती, इस तरह के उन्होंने मलखंभ, विशेष तौर पर मलखंभ, इस तरह की विद्याओं को उन्होंने प्रमोट किया। और उन्हीं के प्रयास से ओलंपिक का इतिहास बताता है कि सन 1928 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें हमारा जो खो खो की टीम का नेतृत्व, एक डेमोस्ट्रेशन मैच हमारा हुआ था। तो हम बात करते हैं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की। तो छात्रों, 1914 में वैद्य ब्रदर्स, जो वैद्य बंधु थे, उनके प्रयासों से हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई, जहाँ पर शारीरिक पुष्टि के लिए, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए शिक्षाएं दी गईं। बाद में यहीं से कुछ सर्टिफिकेट कोर्स जैसे CPED, इस तरह के कोर्सों का यहाँ से संचालन हुआ और धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष में यहाँ के फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर और बड़ी बड़े पदों पर यहाँ पर शारीरिक शिक्षा के लोगों का उनको दीक्षा दी गई, उनको शिक्षित किया गया और पूरे देश में वो आज की डेट में कार्यरत हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक महान शारीरिक शिक्षक ही मैं कहूँगा, HC बक की। उन्होंने YMCA कॉलेज मद्रास की स्थापना 1920 में की। इसी कड़ी में हमारा दूसरा कॉलेज जो मिलता है वो मिलता है YMCA कॉलेज मद्रास, जिसकी स्थापना 1920 में हुई, जहाँ पर CPED, BPED, BP जैसे कोर्स कराए गए। वहाँ पर उन कोर्सों का संचालन हुआ ताकि भारत देश में शारीरिक शिक्षा के अच्छे शिक्षक तैयार कर देश सेवा के लिए भेजे जा सकें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत देश में, जैसे देश आज़ाद हुआ सन 47 में, हम सभी को पता है, संपूर्ण शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, संपूर्ण शिक्षा के विकास के लिए ताराचंद कमेटी का गठन हुआ 1948 में। भारत सरकार के द्वारा ये कमेटी बनाई गई, जिसमें शिक्षा को, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीम्स चलाई गई। और इन्हीं स्कीम के तहत, इसी ताराचंद कमेटी की रिकमेंडेशन के तहत 1951 में हमारे देश से एशियन जो गेम है हमारे देश से शुरू होते हैं। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विशेष योगदान रहा और एशियन गेम्स, जो एशियन खेल हैं, उनकी यहाँ से, एशियाड खेल हम उसको हिंदी में बोलेंगे, यहाँ से शुरुआत होती है। आप, हमारी पुण्य धरती जो है, भारत जो धरा है, वहाँ से एशियन गेम का विकास और वहाँ से एशियन गेम का शुरुआत मिलता है। उसके बाद इसी कड़ी में सन 1982 में भारत देश में दूसरे एशियाड गेम्स कराए गए। उसके बाद भारत देश में जैसे जैसे स्कूल्स बढ़े, जैसे जैसे शिक्षा तंत्र बढ़ा, शिक्षा तंत्र ने अपने पैर पसारे, वैसे वैसे छात्रों के डिसिप्लिन हेतु एक ऐसे आदमी की आवश्यकता पड़ी जो छात्रों को थोड़ा सा डिसिप्लिन,
थोड़ा सा पीटी, थोड़ा सा ड्रिल, स्कूल टाइम पर उनको थोड़ा सा शारीरिक विकास उनका कर सके। आजकल स्कूल का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर मेरे काल में प्रेयर जो होती थी वो तकरीबन आधा घंटे की होती थी। तो छात्रों उसमें 15 मिनट प्रेयर के, जिसमें राष्ट्रीय गान, प्रार्थना, प्रिंसिपल महोदय का भाषण और 15 मिनट आप लोगों को फिट करने के लिए स्कूल लेवल पर 15-20 मिनट की तकरीबन रोज़ाना पीटी होती थी, जिसमें कुछ कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज, कुछ डंबल एक्सरसाइज, कुछ मास पीटी और कुछ ड्रिल हम लोग सिखाते थे, ताकि बच्चा जो 6 घंटे स्कूल में काटे, स्कूल में जो 6 घंटे रहे, वो स्वस्थ रहे और उसको फिटनेस पूरी रहे, पूरा एनर्जी से वो पढ़ाई करके अपने घर जाए। ये सारे रूटीन हमारे काल में होते रहे हैं, आज का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद सन 1954 में NDS, नेशनल डिफेंस स्कीम, ये अपना जनरल भोंसले साहब थे, उनके प्रयासों से NDS स्कीम की स्थापना हुई और एक ऐसा व्यक्ति तैयार किया गया जो स्कूलों में जाकर डिसिप्लिन, छात्रों को डिसिप्लिन सिखाए, कुछ एक्सरसाइज सिखाए और थोड़ा सा खेल कूद की तरफ उनका प्रमोशन करे, ताकि बच्चा खेल कूद में अग्रणी हो, उसका सर्वांगीण विकास हो सके। छात्रों 1960 में रोम ओलंपिक के दौरान हमारे देश में कोल कपूर कमेटी का गठन हुआ भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा। उसके बाद 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स पटियाला में जो NIS हम जो लोग कहते हैं, उसका गठन हुआ भारत सरकार के द्वारा, जहां से शारीरिक शिक्षा के अलावा जो कोचेज़ होते हैं, जो स्पोर्ट्स में बच्चों को तैयार करते हैं, खेल कूद की जो बारीकियों से बच्चों को रूबरू कर उनको ओलंपिक के लिए, एशियन गेम्स के लिए तैयार करते हैं, वहाँ पर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का गठन हुआ। राजा पटियाला का महल है, वहाँ पर ये आज भी कोर्स चलते हैं, जहाँ पर डिप्लोमा के साथ साथ मास्टर डिग्री भी कराई जाती है। इस तरह से भारत का धीरे धीरे हम लोग देखते हैं शारीरिक शिक्षा और खेल कूद की तरफ जो संस्थान है, जो ग्रोथ है, वो मिलती है। मैं एक बात आपको यहाँ थोड़ा सा कहना चाहूँगा, अगर पूरे विश्व में ओलंपिक जैसे खेल, कॉमनवेल्थ जैसे खेल, एशियाड जैसे खेल अगर ना होते, तो शायद भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा के लिए इतने प्रयास और इतने अग्रणी और इतने जल्दी प्रयास शायद ना होते या देर से होते। ओलंपिक गेमों में मेडल लाना किसी भी देश के लिए एक बहुत सम्मान का विषय है, और उसी सम्मान को पाने के लिए हमें अपने नागरिक, अपने स्कूल लेवल से अपने छात्र तैयार करने होंगे। इसी भावना को लेकर भारत सरकार ने धीरे धीरे इस क्षेत्र में प्रयास किया, और शारीरिक शिक्षा का जो रूप है आज हम लोग देख पाते हैं, वो बड़ा अहम रूप है, जिसमें सभी कमेटियों का, कुछ व्यक्ति विशेषों का बड़ा योगदान रहा है। बात करते हैं सन 1965 की, जब नेशनल फिटनेस कॉर्प्स का गठन हुआ, जहां पर एक फिटनेस की बैटरीज बनाई गई कि बच्चा 14 साल का है तो ये उसके फिटनेस नॉर्म होंगे, 16 साल का है तो ये फिटनेस नॉर्म होंगे। बेसिकली इसमें एक हाफर टेस्ट है, एक JCR टेस्ट है, दोनों को टेस्ट मिलाकर इस तरह की टेस्ट बैटरीज तैयार की गई, जहां से हम बच्चों का फिटनेस लेवल का मूल्यांकन कर उसको उसी के अनुरूप उसको कोचिंग या ट्रेनिंग दे सकें। क्योंकि छात्रों, कहावत है, दिमाग उसी का स्वस्थ होगा जिसका शरीर स्वस्थ होगा। ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो हमें ज़रूरत है शारीरिक स्वस्थ होने की। इसी के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने अपना इस तरह के धीरे धीरे फिटनेस प्रोग्राम, टेस्ट बैटरीज प्रोग्राम इस देश में चलाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो रूरल जो स्पोर्ट्स है। छात्रों, मुझे कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, आज भी तकरीबन 90-95% जो स्पोर्ट्समैन है वो रूरल बैकग्राउंड से आता है, क्योंकि जो गांव का जो रहन सहन है, जो गांव का जो खान पान है, वो तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करते हैं शहर से बेहतर है। शारीरिक स्वस्थता के लिए, शारीरिक पुष्टि के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए जो शहर का और जो गांव का जो रहन सहन है
वो गांव का रहन सहन बेहतर है, क्योंकि गांव का जो स्टूडेंट है, गांव का जो बच्चा है, वो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या तो पैदल चल कर आता है या साइकिल पर चल कर आता है। उसके आवास से, उसके निवास से जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो थोड़ा सा दूरी पर हैं। दूसरा, उसके परिवार की हम बात कर लेते हैं। गांव में किसान परिवार रहते हैं, मजदूर परिवार रहते हैं। तो जैसे हमारे पूर्वजों को, मैं खुद गांव में रहता हूं, गांव से मैं निकला हुआ हूं, तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, या तो उन्होंने खेतों में काम किया है या दूसरों के घरों में या किसी दूसरे तरह की मजदूरी की है। छात्रों, ये आप निश्चित रखें, निश्चित मान लें कि जो भी काम है, चाहे वो खेत का काम है या मजदूर का काम है, उसमें आपका शरीर वो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होता है। जब डायरेक्ट रूप से शरीर आप क्रिया करेंगे तो आपकी पुष्टि उत्तम दर्जे की होगी, आपकी फिजिकल फिटनेस में इम्प्रूवमेंट होगी। इसी को ध्यान में रखकर या इसी के तहत जो हमारा जो स्पोर्ट्समैन है 90-95% आज भी रूरल बैकग्राउंड से आता है, गांव से आता है। तो इसी कड़ी को देखते हुए, इसी पर विचार करते हुए भारत सरकार ने 1970 में रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम की स्थापना की, जहां पर पंचायती गेम हम जिनको आज की डेट में बोलते हैं उनका चलन हुआ, और धीरे धीरे ये कड़ी पूरे देश में फैल गई और पंचायतों लेवल पर खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित होने लगे, जिससे हमारा खेल के प्रति रुझान बढ़ा हमारे बच्चों का, और न केवल खेल के प्रति रुझान बल्कि हमारी शारीरिक पुष्टि की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद 1975 में भारत सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फॉर वीमेन, महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, हमारी कल्पना चावला अंतरिक्ष में जा सकती हैं, बहुत सारी मिताली राज क्रिकेटर है, इस तरह की महिलाओं को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने सन 1975 में नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फॉर वुमेन का गठन किया। उसके बाद 1984 में जो हमारे जो दूसरे जो गेम हुए थे 1982 के एशियाड जो गेम हुए थे, उसके बाद साई का गठन हुआ। साई का मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी भारत सरकार के प्रयासों की एक देन है। उसके बाद हमारे पास जिस पॉलिसी का आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली पर, हमारे भारतीय शिक्षा जगत पर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है, वो 1986 में लाई गई और उसका नाम दिया गया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। इस पॉलिसी ने शारीरिक शिक्षा को शिक्षा जगत का एक अहम अंग माना और इसी पॉलिसी के तहत स्कूलों में धीरे धीरे प्राइमरी लेवल तक या 8वीं लेवल तक की हम बात करें, पीटीआईज फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, मैं आपको एक इनका नॉमेनकल्चर ज़रूर बताना चाहूँगा, आप लिख लें। पीटीआई जैसे हम बोल देते हैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, उसकी फुल फॉर्म ये होती है बच्चों। उसके बाद अपर प्राइमरी की अगर हम अपर मिडिल की बात कर लें, 8वीं से ऊपर की बात कर लें, तो हरियाणा की अगर हम बात करते हैं स्कूलों में होते हैं DPEs, डेमोस्ट्रेटर इन फिजिकल एजुकेशन, ना कि डायरेक्टर। यहाँ पर जो स्कूल लेवल तक के जो 10वीं तक के जो टीचर हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, उनका नॉमेनकल्चर, उनका नाम जो होता है वो होता है DPE, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेमोस्ट्रेटर इन फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद आजकल थोड़ा थोड़ा नॉमेनकल्चर चेंज हो गया है, जैसे हम नवोदय की या केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं, वहाँ पर PET है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो कि TGT जो हमारा ग्रेड होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का उसके इक्विवेलेंट आता है। इसी कड़ी में कुछ स्टेट्स में, बल्कि हम अपने स्टेट की बात करें, हम बड़े धन्यवादी हैं हरियाणा सरकार के कि यहाँ पर शारीरिक शिक्षा में PGT, जिसको आप स्कूल लेक्चरर अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो भी लगाए जाते हैं और PGT की फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो इस तरह का भारत देश में हम लोग देखते हैं धीरे धीरे शारीरिक शिक्षा का विकास मिलता है। अगर हम कॉलेज लेवल में बात कर लेते हैं छात्रों, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि रेस्पेक्ट इज़ ऑलवेज कमांडेड नॉट द डिमांडेड। हम अपनी रेस्पेक्ट का ज़रूर ख्याल रखें। अमूमन देखने में आता है कि हमारे सब्जेक्ट को बाकी लोग जानकारी के अभाव में या मानसिकता से थोड़ा सा इन्फीरियर दृष्टि से देखते हैं। छात्रों, इन्फीरियर लाइफ में कुछ नहीं होता है, जो सक्सेस है वो सक्सेस है। अगर इन्फीरियर होता तो जो शारीरिक शिक्षक है उसको बाकी शिक्षकों के बराबर सरकार तनख्वाह या पैसा
या सुविधाएं क्यों देती। सरकार की दृष्टि में इन्फीरियर नहीं है। कई बार हमारी आपस की जो सोच है, संकुचित मानसिकता के हिसाब से अगर आप लोग आगे फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार या आपके दूसरे सब्जेक्ट के, दूसरे विषयों के जो अध्यापक गण हैं वो आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज करें। आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। अगर मैं कॉलेज कैडर की बात करता हूं तो कॉलेज कैडर में भारत देश में 1995 से पहले भी डीपी पोस्ट होती थी, 2006 तक भी रही है। कुछ जगह प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस में, एडेड कॉलेज में आज भी है। और उसका जो फुल नॉमेनक्लेचर है वो होता है डायरेक्टर इन फिजिकल एजुकेशन या डिप्टी डायरेक्टर इन फिजिकल एजुकेशन। लेकिन हरियाणा सरकार का जो अपने कॉलेजेस हैं जहाँ पर हम लोग सभी कार्यरत हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सरकार का और हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उन सभी जो इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर शारीरिक शिक्षक जो हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हैं, उन सभी को बाकी विषय के इक्विवेलेंट असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पद दिया गया है। तो आप ये कतई ना समझें कि हमें इस क्षेत्र में जाना है तो हमें कोई इन्फीरियर दृष्टि से देखेगा या हमें सैलरी कम मिलेगी या हमारे मान सम्मान में कोई कमी होगी। ऐसा नहीं है छात्रों, हम लोग जान लें उसके बाद मान लें। मैं फिर से अपनी बात पर आता हूँ। हम लोग भारत के इतिहास की बात कर रहे थे कि भारत देश में शारीरिक शिक्षा का विकास किस तरह हुआ। मैं पुनः आपको यहाँ एक बात दोहराना चाहूँगा कि 1914 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना होती है वैद्य बंधुओं के द्वारा, जो हमारा एक मील का पत्थर है शारीरिक शिक्षा में। शारीरिक शिक्षा का अगर मैं पहला संस्थान भारत देश में कहूँ तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ से हमारी जो शारीरिक शिक्षा का जो इंस्टीट्यूशनल जो ग्रोथ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद 1920 में YMCA कॉलेज मद्रास वाला जो HC बख्श साहब के प्रयासों से स्टार्ट हुआ। 1948 में ताराचंद कमेटी आई जिसका बहुत बड़ा रोल है फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, भारत सरकार के द्वारा लाई गई। उसके बाद 1954 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का गठन हुआ। ये भी भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा है उसका प्रयास रहा है। 1954 में नेशनल डिफेंस स्कीम का गठन होता है। 1957 में हमारा जो मक्का मदीना, अगर मैं कहूँ भारत देश में जो शारीरिक शिक्षा का मक्का मदीना है ग्वालियर, जो कभी LCP था उसका नाम, उस कॉलेज का नाम उसके बाद LNCP परिवर्तित हुआ, उसके बाद LNIP परिवर्तित हुआ और मेरे ख्याल से आजकल LNUP ही है, पर कुछ ऐसा सुनने में आया है कि वापिस LNIP हो गया है। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा उपक्रम है, भारत सरकार की बहुत बड़ी देन है, जहाँ से पूरे देश के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक उत्तम दर्जे के शारीरिक शिक्षक तैयार किए जाते हैं। ये ग्वालियर में शक्ति नगर एक जगह है, मेला रोड पर, मेला ग्राउंड के पास में, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ग्वालियर स्टेशन से बिल्कुल मात्र 15 मिनट की फुट वॉकिंग पर है। और मेरा निवेदन सभी छात्रों से है या जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको शारीरिक शिक्षा के महत्व को जानना है तो जब कभी ग्वालियर का चक्कर लगे तो आप LNIP ज़रूर घूम कर आएँ। मैं वहाँ कुछ टाइम रहा हूँ, मेरा बड़ा अच्छा अनुभव वहाँ का है और इत्तेफाक से मैं ग्वालियर का ही स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद 1960 में कौल कपूर कमेटी जो रोम ओलंपिक हुए थे उसका गठन हुआ भारत सरकार के द्वारा। इसका बड़ा अहम रोल हमें शारीरिक शिक्षा के प्रमोशन में, ग्रोथ में मिलता है। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पटियाला इंस्टीट्यूट जो मैंने बताया आपको, जहाँ से कोचेज़, विभिन्न गेमों के कोचेज़ तैयार होते हैं। उसके बाद 1965 में नेशनल फिटनेस जो कॉर्प्स है उसका गठन हुआ। उसके बाद हम लोग पाते हैं इसी कड़ी में रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो स्कीम 1970 में आती है। 1975 में नेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप वुमेन का गठन होता है। ये सभी भारत सरकार के उपक्रम हैं, भारत सरकार के योगदान से, भारत सरकार की शुरुआत से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, जो पूरे खेल कूद का ऊपर जिसका कंट्रोल है, किसको बाहर भेजना है, कैसे भेजना है। नाडा की स्थापना इसी के अंडर होती है। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। खिलाड़ी जो ड्रग्स लेते हैं उसका मूल्यांकन, उसका मापन करने के लिए जो एजेंसी लगाई गई है वो नाडा है, जो दिल्ली में साई का जो नेहरू स्टेडियम जो मुख्यालय है वहाँ पर स्थित है। और 1986 में
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का गठन होता है, जिसका शारीरिक शिक्षा के विकास में अहम रोल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम इसके जो आपका टॉपिक है इसके सब टॉपिक्स की। इसमें पहला टॉपिक आपका है LNUPE। LNUP की फुल फॉर्म आप भले ही लिख लें, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी इन फिजिकल एजुकेशन। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसका स्थापना मैंने आपको बताया 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से हुई, भारत सरकार के द्वारा की गई। और इसमें PM जोसेफ साहब जो थे, पद्मश्री अवार्डी थे, उनका बड़ा अहम रोल है। उन्हीं के प्रयासों से LNIP कहें आप या LNUP ही कहें, जो ग्वालियर में स्थित है, उसकी स्थापना हुई। उसके बाद इसका जो नाम जो परिवर्तित होता है, जो नाम इसका बार बार बदला है। 1957 में इस कॉलेज का नाम था LCPE, जो ये एफिलेटेड थी विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में है, जो 57 से 64 तक विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से एफिलेटेड रही। उसके बाद इसका नाम बदलकर 1973 में LNCP हुआ, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज इन फिजिकल एजुकेशन, जो बाद में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में ही है, वहाँ से उसको एफिलेशन मिली। और मेरे ख्याल से 95 तक, 64 से लेकर 95 तक यह कॉलेज जीवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहा। उसके बाद इसका नाम पड़ गया LNIP, जो कि 1995 में पड़ा। और उसके बाद 1995 से ये जो UGC का एक्ट है 1956 का, उसके तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी की श्रेणी में आती है। मैं एक लेक्चर और लेना चाहूँगा इसी विषय पर, क्योंकि इतिहास की बात है। छात्रों, इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि इतिहास का बहुत बड़ा रोल है या इससे आप विकास करेंगे। इतिहास सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है हमें जानकारी हो और हम भविष्य में वो गलतियाँ, वो चीज़ें रिपीट ना करें। इतिहास को जानकर हम आगे की सुध लें। अगर हमें अपना इतिहास पता नहीं होगा, इतिहास मालूम नहीं होगा, तो वो हमारे विकास में रोड़ा बन सकता है, या हम पथ भ्रष्ट हो सकते हैं, या कोई दूसरे रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपका एक लेक्चर और मैं लूँगा, थोड़ा सा डिटेल में इन संस्थानों के बारे में बताना चाहूँगा। और ये जो LNCP का जो मोटिव है, वो कोच तैयार या खिलाड़ी तैयार करने का नहीं है। शारीरिक शिक्षा से खिलाड़ी तो निकलते हैं, कोचेज भी निकलते हैं। आजकल तो वहाँ पर एक साई का सेंटर भी है, एथलेटिक्स में, फुटबॉल वगैरह में वो NIS कराते हैं। लेकिन जो मुख्य एम जो है, पूरे देश में उत्तम दर्जे के शारीरिक शिक्षा तैयार कर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही LNCP का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद हम दूसरा संस्थान आपके सिलेबस में है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसका गठन 1927 में दाराबजी टाटा, DG नौरेन एंड GD सोंधी का जो इकट्ठा मिला जुला जो प्रयास तीनों का रहा, उसका IAO, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन हुआ। उसके बाद हम आपका जो तीसरा और आखिरी अंतिम जो टॉपिक है इसमें, वो है साई का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NSNIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स पटियाला। ये पटियाला में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पटियाला में एक संस्थान है जहाँ से जो हमारे जो कोचेज़ हैं, वो जो हमारे जो स्टेडियम्स में कोचेज़ काम करते हैं, यहाँ से तैयार होते हैं। और जब हमारा 1982 का और 84 का जो गेम हुआ था, उसमें बड़ा इन कोचेज़ का बड़ा अहम रोल रहा है, ऑफिशिएटिंग के लिए, कोचिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये 3 संस्थान आपके सिलेबस में मुख्य हैं, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है कि आधे घंटे की वीडियोस, आधे घंटे का लेक्चर रखना है। तो ये तीनों संस्थानों के बारे में मैं अगले लेक्चर में आपसे रूबरू होऊंगा। आपने मुझे सुना, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो ग्रोथ, जो इतिहास फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक शिक्षा का मैंने बताने का आप लोगों को प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा, आपके जेहन में ज़रूर जाएगा। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।